हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल को समझ गए थे और दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितने हल होते हैं ये भी सीख चुके हैं। अब हम लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालते कैसे हैं ये सीखना है। कल के क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण को अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं ये तो समझ गए थे, लेकिन अनेक हल को निकालते कैसे हैं इसको आज हम लोग सीखेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए, एक दो चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पर एक दो चर वाला रैखिक समीकरण लिख दीजिए, x + 2y प्लस कुछ भी दे देते हैं 4 दे दीजिए बराबर 0। ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक। इसका हल निकालना है। तो एक बात बताइए, इसको कितने हल होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, हम लोग तब जान ही रहे हैं इस बात को। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो अब आप एक बात हमको बताइए कि आप कैसे निकालिएगा अनेक हल। जैसे यहाँ देखिए, अगर ऐसा समीकरण रहेगा 2x + 3 = 9, ठीक ना, और कहेगा ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका हल अगर कहेगा निकालने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, 2x = इस 3 को उस पार ले जाएंगे, 9 में से 3 घटेगा तो 6 बचेगा और 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार में, इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो x = 3 इस एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक हल है, एकमात्र हल है। तो चूंकि एकमात्र हल है तो उस एकमात्र हल को इस तरह से निकाल लिए। तो अब आप जरा सा सोचिए, इसको तो कोई एक हल होता ही नहीं है, ये तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसको तो अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो फिर आप ऐसा कोई प्रोसेस निकाल सकते हैं जिससे कि अनेक हल निकल जाए एक के बार में? ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? जिस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते गए और x की वैल्यू एक निकल गया यहाँ पर 3, उसी तरह यहाँ आप जो सोचिएगा सॉल्व करते जाएंगे और x और y की वैल्यू निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। समझ गए? तो फिर कैसे होगा? तो इसका एक अलग टेक्निक है, इसको निकालने का अलग टेक्निक है। सबसे पहले ये चीज़ समझना पड़ेगा कि चूंकि इसको अनेक हल होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। तो चूंकि अनेक हल हो रहा है इसको, इसलिए इसको इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर कैसे निकालेंगे? तो देखिए कैसे निकालते हैं। हम लोग करते क्या है, किसी भी इसको सॉल्व करके किसी भी एक चर को अकेला करते हैं, या तो x को अकेला कर लीजिए या फिर y को अकेला कर लीजिए। कहने का मतलब हुआ x को y के पदों में लिख दीजिए या फिर y को x के पदों में लिख दीजिए। तो चूंकि यहाँ x पहले से अकेले है, यानी x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, इसलिए इसको ही अकेला करना आसान होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को उस पार करेंगे, तो ये 4 उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। उसके बाद इस 2y को भी इस पार कर देंगे, तो देयरफॉर यहाँ x अकेला हो जाएगा। x अकेला हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2y उस पार जाएगा तो -2y, ये तो -4 पहले से है ही यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को यही करना है, किसी एक चर को दूसरे के पदों में व्यक्त कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर -2y - 4, मतलब x जो है वो y के पदों में व्यक्त हो गया। x के जगह पर इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना, और इसमें क्या है, y है। या फिर आप ऐसे समझिए, x को अकेला कर लेंगे तो x अकेले हो गया और इधर क्या आ गया, -2y - 4। आ गई बात समझ में? अब देखिए, अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोग यही काम y के बारे में भी कर, y ऐसा हम लोग कर सकते थे कि y को ही यहीं पर रखते, x को इस पार ले आते। ऐसा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि x को ही रखना है, x को ही अकेला करना है, ये जरूरी नहीं है। हम लोग x को भी अकेला कर सकते हैं और y को भी अकेला कर सकते हैं। तो देखिए, y को भी अकेला करके दिखा देंगे अगर कहिएगा तो। देखिए, चलिए एक और इसका सॉल्यूशन हम लोग कर देते हैं। देखिए, x + 2y + 4 = 0, ये भी लिख, ऐसे y को भी अकेला करके दिखा देते हैं। देखिए, सबसे पहले इस x को उस पार ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ बचेगा 2y + 4, x उस पार जाएगा तो हो जाएगा -x। उसके बाद यहाँ हो जाएगा आपको 2y बराबर, ये 4 उस पार जाएगा तो हो जाएगा -4, यानी -x - 4।
देयरफॉर y बराबर, अब हम लोगों को y को अकेला करना है ना, तो y को अकेला करना है तो y का जो ये कोएफिशिएंट है, y का जो ये गुणांक है 2, इस कोएफिशिएंट को भी उस पर शिफ्ट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपको -x-4 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से इसमें क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। समझ गए? अब एक साथ दोनों को समझिए, यहाँ पर हम लोग x को अकेला किए, y के पदों में लिखे, यहाँ पर y को अकेला किए, x के पदों में लिखे। देखिए ये थोड़ा आसान हुआ, ये थोड़ा सा मुश्किल हुआ, क्योंकि इसमें मुश्किल वाली क्या बात है, ठीक है कोई बात नहीं है, जो अच्छे स्टूडेंट है, जो समझते हैं बात को, उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जो थोड़ा सा वीक स्टूडेंट है, नॉर्मल स्टूडेंट है, 10th क्लास में नया नया गया है, तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी कि यहाँ सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। नीचे में यहाँ 2 आ गया, यहाँ नीचे में कुछ भी नहीं है, हर में यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी 1 है, यहाँ पे हर में 2 आ गया, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, तो यहाँ थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन लेंदी होगा, ये इजीली बनेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, और क्या, और कोई बात नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? कोई प्रॉब्लम? चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर y के जगह पर वैल्यू रखना है। अब कहिएगा क्या वैल्यू रखेंगे, तो जो आपको इच्छा होती है, कोई भी वास्तविक संख्या रखिए y के जगह पर यहाँ। तो हम लोग अब एक एक करके क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक ना, यहाँ भी 1 मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ y का मान रखेंगे, y इक्वल्स टू, जो आपको रखने की इच्छा, हम 0 से शुरू करते हैं, 0 रखने पर तो y की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर होगा -2। देखिए x इक्वल्स टू क्या है, -2, तो -2 लिख दिए। उसके बाद है y, तो y की वैल्यू क्या रखेंगे, तो y के जगह पे 0 रख देंगे, तब है -4। अब बताइए ये 0 इस -2 से गुना होगा तो क्या होगा, 0, अब -4, तो 0 में से अगर 4 घटेगा तो क्या बचेगा, -4 बचेगा। अब आप कहिएगा कि क्या हुआ यहाँ, तो यहाँ एक हल निकल गया आपको, कौन कौन, तो x की वैल्यू -4, x की वैल्यू कितना निकला, -4, कब, जब y की वैल्यू 0 रखे हैं तब, जब y की वैल्यू 0 रखा गया तब, यानी कि y बराबर 0 और x बराबर -4 इस समीकरण का एक हल है, ठीक ना। ये जो x की वैल्यू -4 और y बराबर 0 है, ये इस समीकरण का एक हल है। कैसे हल है, तो चलिए उसको भी देखते जाते हैं, फिर बार बार हमको रखना नहीं पड़ेगा, एक बार हम करके दिखा देते हैं। देखिए x + 2y + 4 बराबर 0, यही ना आपका समीकरण है। x के जगह पर रखिए -4, तो ये x है, इसके जगह पे -4 हो गया, +2, अब y के जगह पर रखिए 0, +4 बराबर 0। अब देखिए ये तो -4 ही रहेगा, 2 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0, और ये +4 ही रहेगा, ठीक ना। अब आप बताइए ये -4 ये +4 कट के कितना हो जाएगा, 0, एक 0 पहले से है, तो 0 जोड़ 0 0 ही रहेगा, तो इस पार भी 0 इस पार भी 0। देखिए समीकरण सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं हो गया, इक्वेशन LHS और RHS बराबर हो गया। यही तो हम लोगों को करना है, आ गई बात समझ में। तो इसका मतलब x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू जो ये 0 है, ये इस समीकरण का क्या है, एक हल है, एक सॉल्यूशन है। समझ गए? अब देखिए इसको मिटा सकते हैं। देखिए अब हम लोगों को करना है क्या है, यहाँ y की वैल्यू हम लोग 0 रखे थे, अब y की वैल्यू 0 ही रखेंगे ये ज़रूरी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू 1 रख देंगे, ठीक ना। 1 रखने पर अब देखिए जैसे ही y की वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे, कहाँ 1 रखेंगे, इसमें समीकरण 1 में, इसमें रखेंगे, तो x बराबर क्या है, -2, अब y की वैल्यू 1, तो y के जगह पर 1 आ गया, फिर माइनस है तब 4 है, तो माइनस है 4 है, लिख दीजिए। अब ये 1 इस -2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, -2, अब -4 पहले से है, तो -4 और -2 मिलके कितना हो जाएगा, -6। तो बताइए x की वैल्यू कितनी, -6, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स टू -6 और y इक्वल्स टू कितना, 1, y इक्वल्स टू 1। ये दोनों भी इस समीकरण का एक हल है, ठीक ना। x की वैल्यू -6, ये जो x की वैल्यू -6 है, ये और y की वैल्यू 1, ये दोनों इस समीकरण का एक हल है। अभी जैसे
x बराबर -4 और y बराबर 0 रखकर यहाँ दिखाए थे, उसी तरह अगर फिर हम लोग इस समीकरण में x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू 1 रखेंगे तो फिर से ये इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। सॉरी, ये जो LHS है ये 0 के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन नहीं, ये LHS इस 0 के इक्वल हो जाएगा। समझ गए? आ गई बात समझ में? इसी तरह आप जितना भी x की वैल्यू यहाँ पर रखते जाइएगा, y की वैल्यू यहाँ पर रखते जाइएगा, उतना x का मान निकलते जाएगा और उतना हल होते जाएगा, ठीक ना। जैसे देखिए, एक आपको हम 1/2 रख के दिखाते हैं यहाँ पर। देखिए, यदि y इक्वल्स टू 1/2 हो, y की वैल्यू कितनी हो? 1/2 हो, ठीक ना। तब y अगर यहाँ पर 1/2 होगा, कहाँ गया? इसमें y की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो x इक्वल्स टू क्या होगा? देखिए, x इक्वल्स टू हो जाएगा -2 इंटू वाई की वैल्यू 1/2, उसके बाद क्या है? -4 है। ये देखिए, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। अब ये माइनस इस 1 से गुना होगा तो हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा कितना? -4। -1 -4 कितना हो जाएगा? -5। अब बताइए x की वैल्यू, ये देखिए, ये x की वैल्यू कितनी हुई? -5। तो यहाँ लिखेंगे x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू हाफ, यानी कि 1/2। ये दोनों भी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। जैसे यहाँ देखिए, x + 2y + 4 = 0 है ना, इसमें आप x की जगह -5 रखिए, +2 इंटू वाई की जगह पर 1/2 रखिए। देखिए, ये आपको 0 के बराबर हो जाएगा निश्चित रूप से। सबसे पहले तो ये 2 और 2 कट गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ क्या बचा? -5, ये 2 और 2 कट गया, क्या बचा? प्लस और ये 1, तो यहाँ +1 लिख दिए। यहाँ क्या है? +4 लिख दिए। इक्वल के उस पार क्या है? 0 है। ये 4 और 1 दोनों प्लस में है, मिलके कितना हो जाएगा? 5, यानी +5। इधर पहले से कौन है? -5। दोनों +5 -5 कट के क्या हो जाएगा? 0। इधर भी 0 उधर भी 0। आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया। आ गई बात समझ में? तो इसका मतलब x बराबर -4 और y बराबर 0 भी इस समीकरण का हल है। x का मान -6 और y का मान 1 भी इस समीकरण का हल है। x का मान -5 और y का मान 1/2 भी इस समीकरण का एक हल है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे? यहाँ y के जगह पर कोई नंबर रखते जाएंगे और x की वैल्यू जो होगी वो निकलते जाएगी और वही दोनों इस समीकरण का हल होगा। ठीक यही चीज़ हम लोग यहाँ भी करके दिखाते हैं। इसमें भी देखिए, इसको मिटा देते हैं, यहाँ भी हम लोग करके देख सकते हैं। देखिए, जैसे देखिए, x की वैल्यू -4 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई थी? यहाँ 0 आई थी। देखिए, यहाँ y की वैल्यू कितना रखे थे? 0। तो x की वैल्यू क्या आई? -4। तो अब की बार हम इसमें एक काम करते हैं, आपको रख के दिखाते हैं। x के जगह पर -4, x के जगह पर यही -4 यहाँ रखते हैं, देखते हैं ये y की वैल्यू 0 इसमें आती है कि नहीं आती है। एक बार ये भी करके दिखा देते हैं। देखिए, तो हम लोग लिखेंगे यदि x इक्वल्स टू -4 हो तो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से आइए, x को अकेला कीजिए तब सॉल्व करके हल निकालिए, या फिर y को अकेला करके हल निकालिए, एक ही बात है। हम यही दिखाना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब है यहाँ y बराबर 0 रखने पर x की वैल्यू क्या आई? -4। तो ठीक इसी तरह अगर x की वैल्यू इसमें हम लोग -4 रखेंगे तो y की वैल्यू को 0 आना है, वही हम दिखा रहे हैं इसमें। देखिए, तो y की वैल्यू देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू क्या है? माइनस, तो माइनस देंगे। x के जगह पे -4, तो x के जगह पे -4 तो ब्रैकेट में देना पड़ेगा। फिर है माइनस, तो माइनस, फिर है 4 तो 4, अब बट्टे में क्या है? 2 तो 2। अब आप देख सकते हैं ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4 -4/2, 4 में से 4 गया 0, अब बटे 2 कितना होगा? अब आप बताइए। आ गया 0। y की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। समझ गए मेरी बात को? तो मेरा यही कहने का मतलब था कि आप इस रास्ते से आइए या फिर इस रास्ते से आइए, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों तरीके से सेम ही आंसर निकलेगा। समझ गए? देखिए, इसी तरह से हम लोग इसमें y की वैल्यू रखते जाएंगे, x की वैल्यू निकलते जाएगी, y की वैल्यू रखते जाएंगे, x की वैल्यू निकलते जाएगी। तो इस समीकरण का कितना हल निकलेगा? अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा। समझ गए? x को अकेला करके भी देख लिए, y को अकेला करके भी देख लिए, एक ही आंसर निकलता है, एक ही हल निकलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ गई बात समझ में? तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को कितने हल होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये तो सीख ही चुके हैं, और हल निकालते कैसे हैं ये भी सीख चुके हैं।
और कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो और तो इसमें कुछ बताना नहीं है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को अनेक हल होते हैं, ये आप लोग समझ ही गए। हल निकालते कैसे हैं वो भी समझ गए। किसी एक चर को अकेला कर लेंगे, दाहिने तरफ जो चर होगा उसकी वैल्यू रखते जाएंगे, कुछ भी अपने मन से कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे, 0 रखेंगे, -1 रखेंगे, -1/2 रखेंगे, और बाईं और जो चर होगा उसकी वैल्यू निकलते जाएगी, और वो दोनों उस समीकरण का हल होगा। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल का मतलब पहले समझेंगे, और फिर उसका हल निकालते कैसे हैं उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो इसको मिटा दें, ये काफ़ी काम आएगा आप लोगों को, ठीक ना। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये काम आएगा। इसके बाद है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल का मतलब, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ एक समीकरण लिखा हुआ है, हम लोग लिख देते हैं x + 3 = 2, ठीक ना। तो इसके हल का क्या मतलब हुआ? इसके हल का मतलब x की वह वैल्यू जो इस समीकरण को बराबर कर दे, मतलब बैलेंस कर दे, LHS और RHS दोनों को इक्वल कर दे। अब बताइए x के जगह पर क्या रख दें और उसमें 3 जोड़ दें तो 2 के बराबर होगा? बोलिए तो किस संख्या में 3 जोड़ने पर 2 के बराबर होगा? कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिसमें 3 जोड़ने पर 2 के बराबर होगा। क्यों नहीं होगा? -1 होगा कि नहीं होगा? -1 में अगर आप 3 जोड़िएगा तो वो 2 के बराबर नहीं होगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा। देखिए ये दोनों बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। अगर हम एक इक्वेशन इस तरह से लिख दें x + y = 5 और पूछे इसका एक हल बताइए, एक हल, वैसे इसको तो अनेक हल है लेकिन इसका एक हल देखिए तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 होगी कि नहीं होगी? 3 2 5 इधर भी हो गया, 3 2 5 सॉरी 5 उस पार भी है, ठीक ना। तो 5 = 5, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। तो इस इक्वेशन का हल -1, इस इक्वेशन का हल x = 3 और y = 2, ठीक ना। तो अगर कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लिखा हुआ रहेगा, ठीक ना, तो उसका क्या हल होगा, उसके हल का मतलब क्या होगा, ये आप लोगों को समझना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल का मतलब, जैसे इसके हल का मतलब समझ गए ना, यहाँ LHS RHS बराबर हो जाना, इसके हल का भी मतलब LHS RHS बराबर हो जाना। तो इसके हल का क्या मतलब हुआ? देखिए x + y = 5, x - y = 1, इसके हल का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है, ठीक ना। अब देखिए, इसको सबसे पहले ये समझना है हम लोगों को कि ये है क्या। ये बेसिकली दो चर वाले रैखिक समीकरण ही है। सिर्फ है क्या? दो समीकरण एक साथ है, यही ना बात है तो आखिर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण ही। यही चीज़ सेम टू सेम यहाँ है, सिर्फ इतना है कि यहाँ एक समीकरण है, यहाँ दो समीकरण एक साथ रहता है, ठीक, समझ गए। अब देखिए इसके हल का मतलब समझिए। देखिए इस समीकरण को एक और केवल एक हल फिक्स है, इस समीकरण को अपरिमित रूप से अनेक हल फिक्स है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। क्यों कहा नहीं जा सकता है? तो जैसे इसके हल का मतलब आप समझिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये समीकरण है, सिर्फ इस समीकरण के बारे में बात कीजिए। बताइए, सिर्फ इस समीकरण के बारे में बात करते हैं। बताइए इस समीकरण को कितने हल होंगे? सिर्फ अकेला ये। तो चूंकि अकेला ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इसलिए इस समीकरण को, इस इक्वेशन को अपरिमित रूप से अनेक हल। इसको कितना सॉल्यूशन? इनफाइनाइट। कितना सॉल्यूशन इसको? इनफाइनाइट, अनेक हल है इसको, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए, अब इस समीकरण के ऊपर विचार कीजिए। ये नीचे वाला भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसको भी अपरिमित रूप से अनेक हल है। समझ रहे मेरी बात को? एक काम करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ गौर से देखिए, x, इस समीकरण को यहाँ लिखते हैं x + y = 5, इस समीकरण को यहाँ लिखते हैं x - y = 1, ठीक। इसको कितने हल? अनेक। इसको कितने हल? अनेक। इसको भी अनेक हल, इसको भी अनेक हल है। चलिए एक हल इसका चेक कीजिए तो x के जगह पर 4 रखिए, y के जगह पर 1 रखिए, तो ये 4 1 जोड़ने पर कितना हो गया? 5, यानी कि 5 = 5। ये x का मान 4 और y का मान 1, इस समीकरण का एक हल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। आपको अब ये बताना है कि x का मान 4 और y का मान 1 इस समीकरण का तो हल हुआ। अब जरा सा चेक कीजिए तो x का मान 4 और y का मान 1 इस समीकरण का हल है?
तो हम देखते हैं x का मान 4 और y का मान 1 रखते हैं। 4 में से 1 गया 3, यहाँ बच गया, यहाँ इस पार है 1, दोनों बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब x का मान 4 और y का मान 1 इस समीकरण का हल बिल्कुल भी नहीं है। नहीं आई बात समझ में? देखिए इस समीकरण को अनेक हल है, उसका एक उदाहरण लिए, x का मान 4 और y का मान 1, इसका एक हल हो गया। उसी तरह इस समीकरण को भी अनेक हल है, लेकिन x का मान 4 और y का मान 1 इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक, इसका एक उदाहरण लेते हैं, देखते हैं। देखिए x का मान 4 और y का मान 3 कर दीजिए, या x का मान 5, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4। तो देखिए तो 5 में से 4 गया तो कितना बचा? 1 बराबर 1। अब यहाँ देखिए ये x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4 इस समीकरण का एक हल है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4 इस समीकरण में जरा सा रख कर देखिए तो x के जगह पर 5 है प्लस y के जगह पर 4। देखिए तो 5 4 कितना हो गया? 9। इधर क्या है? 5। क्या 9 और 5 बराबर है? बिल्कुल नहीं बराबर है। तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4 क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? नहीं है। देखिए हम क्या कहना चाहते हैं एक बार, अब अच्छा से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ क्रॉस कर देते हैं, ठीक ना। देखिए इस समीकरण का एक हल x बराबर 4 और y बराबर 1 है, लेकिन x बराबर 4 और y बराबर 1 इस समीकरण का हल है? नहीं है। अब देखिए इस समीकरण का एक हल x बराबर 5 और y बराबर 4 है, लेकिन इस समीकरण का हल x बराबर 5 और y बराबर 4 है? बिल्कुल नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है इस समीकरण को अनेक हल हो, लेकिन इसका हल नहीं होगा। हो सकता है इसको भी अनेक हल है, ये तो सही है, लेकिन इसका कोई हल, इसका भी हल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, यहाँ आप उदाहरण देख चुके हैं कि इस समीकरण का एक हल इस समीकरण का हल नहीं हुआ, इस समीकरण का एक हल इस समीकरण का हल नहीं हुआ। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि x और y का ऐसा भी मान हो सकता है जिससे ये समीकरण भी सेटिस्फाइड हो जाए, मतलब वो इस समीकरण का भी हल हो जाए और ये समीकरण भी सेटिस्फाइड हो जाए, यानी वो इस समीकरण का भी हल हो जाए। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल ऐसा संभव है, ठीक ना। क्या ऐसा हमेशा संभव है? उस बात पर बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी इस इक्वेशन में, इस एग्जाम्पल में ये संभव है। आप एक काम कीजिए, x की वैल्यू ले लीजिए आप 3 और y की वैल्यू ले लीजिए 2, ठीक ना। अब आप इसमें रखिए x की वैल्यू 3, यहाँ y की वैल्यू 2। बताइए 3 जोड़ 2 कितना होगा? 5। सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ रखिए 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा? 1। सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, वो इस समीकरण का भी हल है, इस समीकरण का भी हल है, इसलिए वो पूरा का पूरा इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल है x बराबर 3 और y बराबर 2। अब आई बात समझ में, क्या बताना चाह रहे थे? समझ रहे मेरी बात को? तो ये जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसका हल होगा x बराबर 3 और y बराबर 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x बराबर 3 y बराबर 2 है, इस समीकरण को भी सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट इक्वेशन को, और इस सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। यानी इस दोनों समीकरणों को x और y का जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, वही इस समीकरण युग्म का, इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। तो अब हल का मतलब समझ गए, इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल का मतलब। आई बात समझ में? x और y का वह वैल्यू जो इन दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, अब आप कहिएगा यहाँ तक तो समझ गए, हल का मतलब, इसके हल का मतलब इसका LHS RHS बराबर हो जाना, इसके हल का मतलब x और y का वह वैल्यू जिससे इसका LHS RHS बराबर हो जाए, यानी ये समीकरण सेटिस्फाई हो जाए। और इसके हल का मतलब x और y का वह वैल्यू जिससे इस दोनों समीकरण एक साथ सेटिस्फाई हो जाए। समझ गए? इसको तो मैं इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, अनेक हल है, इस समीकरण को भी अनेक हल है, लेकिन x और y का वह मान, यानी कि वही उस समीकरण, पूरे समीकरण युग्म का हल कहलाएगा जो दोनों ही समीकरण का हल होगा। पूरा क्लियर हो गया? बढ़िया से एकदम समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को ये जानना है, देखिए ये फिक्स है, जितने भी एक चर वाले रैखिक समीकरण सबको एक और केवल एक हल होना ही होना है, ये फिक्स है। समझ गए?
जितने भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है सबको अपरिमित रूप से अनेक हल होना है, ये फिक्स है, पक्का होगा ही होगा, इसमें उसको कोई काट नहीं सकता है। समझ रहे मेरी बात को। लेकिन ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि अनेक हल ही होगा, इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि आप एक हल निश्चित रूप से होबे करेगा, नहीं। इसमें तीन तरह की परिस्थितियां हैं, तीन तरह की परिस्थितियां हैं। कभी कभी क्या होगा, अनेक हल होगा, कभी कभी क्या होगा कि सिर्फ एक हल होगा, और कभी कभी क्या होगा कि हल ही नहीं होगा। आ गई बात समझ में। देखिए फिलहाल अभी हम आपको एक उदाहरण से दिखा देते हैं, एक एक एग्जाम्पल दे देते हैं तीनों परिस्थिति का, और फिर आगे जब हम ग्राफ खींचने के लिए सीखेंगे, जब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से हल निकालने के लिए सीखेंगे, तो उस समय आप लोग को अपने आप पता चल जाएगा कि कब किस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है, किसका अनेक हल होता है और किसका कोई हल नहीं होता है, ये आपको बाद में पता चल जाएगा। अभी फिलहाल एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं यहाँ, ठीक ना। देखिए एक उदाहरण तो यही ले लीजिए, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। एक उदाहरण छोटा छोटा एग्जाम्पल ही लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ भारी भरकम इस तरह से भी बना सकते हैं हम लोग, 2x माइनस 7y बराबर 119, ऐसा भी इक्वेशन लिख सकते हैं। इसको समझने में दिक्कत होगी ना, तो जो छोटा छोटा उदाहरण को पहले हम लोग समझ लेते हैं, जो इसको समझ में जिसको ये समझ में आ जाएगा वो तो इसको भी समझ जाएगा। समझ गए, नंबर्स को बड़ा करने से क्या हो जाएगा, उससे थोड़ा ही कुछ होने वाला है। देखिए एक दूसरा मामूली एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, x प्लस 2y बराबर 3 और 2x प्लस 4y बराबर 6, ठीक ना। आ गई बात समझ में। अब एक एग्जाम्पल हम लोग ये ले लेते हैं, देखिए x प्लस वाई बराबर 1 और x प्लस वाई बराबर 2, ये सब आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अब जैसे देखिए इस समीकरण में क्या हुआ था, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 इसका हल हुआ था, ठीक ना। यहाँ हम लोग 3 और 2 रख दिए थे, तो 3 और 2 को जोड़ने पर कितना हो गया था, 5 हो गया था, और 3 में से 2 घटाए थे, यहाँ पर 3 यहाँ 2 रख दिए, तो 3 माइनस 2 करने पर कितना हो गया, 1 हो गया। अब आप x का मान 3 और y का मान 2 छोड़कर दुनिया की कोई भी वैल्यू इसमें रखिएगा तो ये दोनों समीकरण एक साथ सेटिस्फाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, उसका सबका जवाब आपको बाद में मिल जाएगा। अभी सिर्फ समझिए, ठीक ना। अभी आपको करना क्या है, कुछ कुछ उदाहरण अपने मन से रख कर देखना है, समझ गए। कुछ रख कर देखिए अपने मन से, यहाँ 4 रखिए, यहाँ 1 रखिए, 4 1 5 होगा, यहाँ 4 रखिए 1 रखिए, 1 नहीं बचेगा, ये सेटिस्फाई नहीं होगा। और भी कुछ रखिए, यहाँ 2.5 रखिए, यहाँ 2.5 रखिए, 2.5 2.5 5 हो जाएगा, 2.5 में से 2.5 घटेगा तो यहाँ 0 बचेगा, 1 नहीं बचेगा। ये सेटिस्फाई होगा तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ये होगा तो वो नहीं होगा। दोनों एक साथ अगर सेटिस्फाई होगा तो एक और केवल एक कंडीशन है, बस ये, ठीक ना। तो इस परिस्थिति में हम लोग कहेंगे कि इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कितने हल हैं, अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, यूनिक होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अद्वितीय को इंग्लिश में कहते हैं यूनिक। यूनिक का मतलब होता है जिसके समान दूसरा कोई नहीं हो। समझ रहे मेरी बात को। तो अद्वितीय हल है इस समीकरण को। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, अब यहां देखिए, इस समीकरण को देख रहे हैं, जो भी इस समीकरण का हल होगा वो इस समीकरण का हल हो जाएगा अपने आप। अब आप कहिएगा कैसे, देखिए हमको तो पता है इसलिए हम इस उदाहरण को लिख दिए, आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे कैसे है। समझ रहे मेरी बात को। क्यों कैसे का जवाब मिल जाएगा, सिर्फ अभी आपको ये देखना है कि ऐसा ऐसा होता है। क्यों होता है उसके बारे में मत सोचिए। हो गया। देखिए अब यहाँ हम लोगों को करना क्या है, कोई इसका एक हल बताइए, ठीक ना। आप एक काम कीजिए, x बराबर 1 और y बराबर 1 रखिए, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए x की वैल्यू 1, यहाँ देखिए ऐसे करके रख के दिखा देते हैं। x प्लस 2y बराबर 3 है ना, आप यहाँ 1 रखिए, अब y के जगह पर भी 1 रखिए, देखिए ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ये 1 जोड़ 2 गुना 1 2, तो कितना हो गया बताइए, 2 1 3, इधर भी क्या है 3, देखिए सेटिस्फाई हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब आप इस नीचे वाले समीकरण में भी रख के देखिए, दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 4y बराबर 6 है ना, इसमें भी आप x की जगह पर 1 रखिए, y की जगह पर 1 रखिए।
देखिए 2 गुना 1 2, 4 गुना 1 4 बराबर कितना 6, 4 2 6, इस पर भी 4 2 6, इस पर भी, दोनों सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो एक्स के जगह पर 1 वाई के जगह पर 1 रखने पर ये सेटिस्फाई हुआ तो ये भी सेटिस्फाई हुआ, चलिए एक वैल्यू रखने पर हो गया, लेकिन दूसरा पर नहीं होगा, आप ये भी सोच सकते हैं, लेकिन हर वैल्यू पर होगा। अगर जिस एक्स और वाई के जिस मान से ये सेटिस्फाई होगा, एक्स और वाई के उसी मान से ये भी सेटिस्फाई होगा, होना ही होना है, उसको निश्चित रूप से होना है। इसको मिटा के हम दूसरा एक उदाहरण दिखा देते हैं आपको, देखिए। अब इसके जगह पर क्या लिखना चाहते हैं बताइए आप, x + 2y = 3 है ना, x का मान लीजिए आप 3 और y की जगह पर लीजिए 0। तो रखिए यहाँ x की जगह पर 3 रखिए, +2 × y की जगह पर 0 रखिए। देखिए तो क्या होता है, 3 प्लस 2 0 से गुना होगा तो 0, 3 जोड़ 0 3 बराबर 3। देखिए सेटिस्फाई हो गया पहला समीकरण। तो x = 3 और y = 0 से ये समीकरण सेटिस्फाई हुआ, ये भी हो जाएगा, होना ही पड़ेगा उसको भी देख ही लीजिए। 2x + 4y = 6 है ना, x की जगह पे क्या रखना है 3, तो यहाँ 3 रखिए। अब y की जगह पर क्या रखना है 0, तो यहाँ y की जगह पे 0 रखिए। ये 3 इस 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 6, ये 4 इस 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0। अब आप देख सकते हैं 6 जोड़ 0 6 बराबर 6, ये भी सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया, समझ गए। तो अब आप मेरा विश्वास कीजिए, इस समीकरण को जो भी सेटिस्फाई करेगा वो निश्चित रूप से इस समीकरण को भी सेटिस्फाई करेगा, ये फिक्स है, होना ही होना है, समझ गए। तो इस तरह के जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, इसको कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। इस तरह के कंडीशन में क्या लिखेंगे हम लोग, अनेक हल। इसको कितने हल, सिर्फ और सिर्फ एक हल, यानी इसको अद्वितीय हल, ठीक ना। यहाँ पर इस तरह का अगर 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म रहेगा तो उसको कितने हल होंगे, अनेक हल। अगर इस तरह का 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म रहेगा तो उसको कितने हल होंगे, इसको अद्वितीय हल और इसको कितने, अनेक हल। और इस तरह का जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण होगा तब उसको कोई हल नहीं होगा। अब आप कहिएगा कि आखिर कैसे हम समझेंगे कि इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कोई हल नहीं है, कैसे समझेंगे, यही ना। तो देखिए इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम क्या करके दिखा सकते हैं, हम यही ना करके दिखा सकते हैं, जो इसका हल होगा वो इसका नहीं होगा, जो इसका होगा वो उसका नहीं होगा। 2-4 उदाहरण दिखा सकते हैं। उससे अच्छा है कि आप ऐसे सोचिए, उससे अच्छा उदाहरण हम आपको दिखाते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। यहाँ हमको एग्जाम्पल देने की, लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं, बिना लिखे समझ जाइएगा। देखिए ये इक्वेशन क्या कहता है, ये इक्वेशन कहता है x में y को जोड़ने पर 1 होगा, ठीक। ये इक्वेशन कहता है x में y को जोड़ने पर 2 होगा, ठीक। उससे अच्छा यहाँ देखिए, इसको कर दीजिए 10 और अच्छा से समझ में आ जाएगा, इसको कर दीजिए 12, 1 2 को हटाइए और अच्छा से समझ में आएगा। देखिए ये कहता है x में y को जोड़ने पर 10 होगा, ये कहता है x में y को जोड़ने पर 12 होगा। अब बताइए तो इसका कोई भी हल, इसका हल हो सकता है, होगा ही नहीं। ये देखिए 5 जोड़ 5 10 होता है, तो 5 जोड़ 5 12 होगा ही नहीं। 6 जोड़ 6 12 होता है, तो 6 जोड़ 6 10 होगा, संभव ही नहीं है। जब 6 जोड़ 6 12 होता है तो वही 6 जोड़ 6 10 कैसे हो, नहीं समझ रहे मेरी बात को। देखिए x की जगह पर हम यहाँ 6 लेंगे, y की वैल्यू भी 6 लेंगे, तो दोनों को जोड़ने पर 12 होगा कि नहीं होगा। तो जब x और y दोनों को जोड़ने पर 12 होगा, 6 और 6 दोनों को जोड़ने पर 12 होगा, तो फिर यही x की वैल्यू यहाँ 6 रखेंगे और यही y की वैल्यू यहाँ 6 रखेंगे, तो 10 कैसे हो जाएगा बताइए तो, होगा कभी 10, कभी नहीं संभव है। देखिए यहाँ x के जगह पर 6 रखिए, यहाँ y के जगह पर 4 रखिए, 6 4 10 होगा, तो वही 6 और 4 यहाँ रखने पर कभी 12 होगा, संभव ही नहीं है। तो जो भी इस समीकरण का हल है वो कभी भी इस समीकरण का हल नहीं होगा, जो इस समीकरण का हल है वो कभी भी इस समीकरण का हल नहीं होगा। इसको अनेक हल है, गौर से देखिए, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, इसको अनेक हल, इसको भी अनेक हल, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। समझ रहे मेरी बात को, दोनों इक्वेशंस को मेनी सॉल्यूशंस है, समझ रहे मेरी बात को, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है दोनों इक्वेशन को, लेकिन इसका कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं है और इसका कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं है, कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। तो इस परिस्थिति में हम लोग कहेंगे कि इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल संभव नहीं है, नो सॉल्यूशन। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, समझ रहे बात को, यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और यहाँ पे नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। आ गई बात समझ में। देखिए क्यों नहीं होगा,
समझ रहे, इस तरह का आपके मन में जो प्रश्न आ रहा होगा उन सभी प्रश्नों का आपको जवाब आगे की क्लास में मिलेगा, ठीक ना। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है ना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं उसके हल का मतलब क्या होता है। उसके हल का मतलब होता है एक्स और वाई का वह मान जो दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करा दे, ठीक। तो क्या हमेशा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकलता है? नहीं निकलता है। तो कभी कभी कुछ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ऐसे होते हैं जिसका अद्वितीय हल निकलता है, यानी आपको x का एक और y का एक ऐसा वैल्यू मिल जाएगा जिससे ये समीकरण सेटिस्फाई होगा, ठीक। कभी कभी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ऐसा मिलेगा आपको जहां पर कि इस समीकरण का जितना भी सॉल्यूशन होगा x और y का वैल्यू वो सारा का सारा इसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा, समझ गए। और कुछ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ऐसे भी मिलेंगे आपको जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? इसके ऊपर हम लोग और ज़्यादा चर्चा करेंगे। आज सिर्फ मेरा काम ये था कि आपको इंट्रोड्यूस करवा देना, परिचय करवा देना, सिर्फ इस बात से, समझ गए। तो परिचय हो गया, आप इंट्रोड्यूस हो गए, इस बात को समझ गए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसा कैसा होता है। कभी अद्वितीय हल होता है, कभी अनेक हल होता है और कभी कभी कोई हल ही नहीं होता है, समझ गए। क्योंकि आपको 10th क्लास में तो यही पढ़ना है। इससे पहले जो हम लोग बातचीत कर रहे थे एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, वो तो सिर्फ पीछे के क्लास का हम रिवाइज करा रहे थे, 8th क्लास और 9th क्लास का। मेन तो पढ़ना 10th क्लास में ये है, इसको दिमाग में आप लोगों को रखना। परीक्षा में ये पूछेगा, इस तरह से इक्वेशन लिख देगा कि बताइए इसका कोई हल नहीं होगा, या फिर अनेक हल होगा, या फिर अद्वितीय हल होगा, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, समझ गए। और हम आशा करते हैं कि आप लोग एक एक चीज़ को अब धीरे धीरे समझ रहे होंगे, ठीक।